हाल। बुर्राक की नजरें साकित थीं। वो कभी जलती हुई गाड़ी को देखता था और कभी घुटनों के बल सड़क पर बैठे कैस कम्बीर को। चंद पल के लिए वो बिल्कुल सुन सा हो गया। बेदम होकर गाड़ी से टेक लगाई, आंखें बंद कर ली। दिमाग किसी किस्म के प्रोसेस से आ रही था। चंद पल अपनी गाड़ी से टेक लगाए वो लंबे गहरे सांस लेता रहा। चंद पल में उसने बहुत कुछ प्रोसेस किया। आंखें जल रही थी और दिमाग साई साई करने लगा था। कई पल बाद उसने आंखें खोली, चंद सांस लिए गहरे लंबे और कदम कैस की जानिब बढ़ाए। इंसान के पास मुसीबत में कई रास्ते होते हैं, अच्छे बुरे खारदार फूलों जैसे, मगर कई बार कोई रास्ता नहीं होता सिवाय फरार के। गाड़ी से हटकर वो मोबाइल कान से लगाए हुए था। आंखें अब के बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, अंदाज मोहताज सा। वो प्रोसेस कर चुका था। मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है, वो फ़ोन पे किसी से कहने लगा। इस सड़क की तरफ 3 रोड मुड़ते हैं, तीनों रोड्स की सीसीटीवी चेक करवाओ। मैं एक गाड़ी का नंबर प्लेट भेज रहा हूँ। जिस सीसीटीवी में वो गाड़ी नज़र आ रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब करवाओ। वो कैसे चंद कदम के फासले पे था। सीसीटीवी एक तरतीब से गायब करना, शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हर घंटे के 10 मिनट का फुटेज गायब होना चाहिए। दूसरी जानिब से काम हो जाने की तसल्ली दे दी गई। छोटे छोटे कदम लेता वो कैस के करीब आकर रुका और उसके साथ सड़क पर बैठ गया। जानबूझकर किया या अनजाने में? पहला सवाल। अनजाने में, जवाब सहमा हुआ। कितने लोग हैं? मरे कितने? एक था, अब नहीं है। मरने वाले के लिए दुख हुआ, बुर्राक कहते हुए उठा, लेकिन कर भी क्या सकता है? फिर वो कैस के करीब झुका, उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर किया। कैस की आंखें गुलाबी पड़ रही थी जबकि बुर्राक की आंखें बेतासुर थीं। हम यहाँ से जा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया। कैस चुपचाप उसे देखता रहा। मैंने मार दिया है, मैंने मार दिया है बुर्राक। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज़ में वहशत थी, दिल खौफ से फटने के करीब। ये एक एक्सीडेंट था लूसीफर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बाकी के फुटेजेस में डिलीट करवा चुका हूँ। तुम्हारी गाड़ी को बस ज़रा सी खराशियाँ आई हैं, मैं आज रात ही इसे फिक्स करवा लूँगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कैस का बाजू पकड़कर उसे उठाना चाहा मगर वो छुड़वा चुका था। ये एक्सीडेंट था कैस, हम यहाँ से जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो भी है एक गुमनाम मौत मर चुका है, हम इसे जानते भी नहीं। तुम? मैं जानता हूँ। शिकस्ती से कहे गए अल्फाज ने बुर्राक को ठहर जाने पे मजबूर किया। वो ज़ीनिया हाकिम का शौहर है, मैं इसे जानता हूँ। आसमान से कोई पत्थरों का थाल था जो इस वक्त बुर्राक के सर पे आकर लुढ़का था। वो बेदम सा लड़खड़ाकर कैस के करीब बैठ गया। मैं इसे जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ज़ीनिया मुझे माफ़ नहीं करेगी। सब खत्म हो गया है, सब खत्म। उसकी आंखें किसी गैर मरे नुक्ते पे जमी थीं। वो अपनी जगह साकिन था। बुर्राक को चंद लम्हे लगे मगर वो प्रोसेस कर चुका था। कंकरों से भरी सड़क पे हथेली रखते हुए वो उठा था। फिर अपने साथ पूरे जोर से कैस को उठा खड़ा किया। वो औरत मर जाएगी मगर माफ़ नहीं करेगी और मैं तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं छोड़ रहा। कैस ने बेयकीनी से उसे देखा। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, वो जता कर बोला। तुम मेरे साथ जाओगे क्योंकि कोई है जो मुझसे तुम्हारी मदद करने को कहता है। कौन? इस्तफसार खोखला था। मसीहा अपनी पहचान नहीं बताते। जवाब राजों की दबी तह में दबा था। वो कैस को अपने साथ ले जा रहा था। सी आंखों वाले शख्स के अंदर अब इतनी हिम्मत ना थी कि मुज़ाहमत करता। ये शायद वो डर गया था। वो नहीं चाहता था किसी भी तरह ज़ीनिया हाकिम उसे यहाँ देखे, उसे मालूम हो कैस उसके शौहर का कातिल है। हाँ, उसे सुनहरी आंखों की बेइतनाई से खौफ आया था। क्यों नहीं पता, मगर इन आंखों में अपने लिए नफरत देखना एक ऐसा खौफ था जो कैस कम्बीर के दिल को साकिन कर सकता था। ये सिया रात उजाले के एतराफ़ साथ लाई थी। कुछ जुर्म इंसान से उसका असल छीन लेते हैं। वो अपने आप को सज़ा देना चाहता है मगर उसके करीबी उसे बचा लेते हैं। वो जालिम नहीं होते, हाँ मज़लूम भी नहीं होते। कैस कम्बीर के कमरे में सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। बस एक ज़रा सी जर्द रोशनी थी जिसका मुनबा लैंप था। एक तरफ रखे सोफे पे मेहदी कम्बीर बैठा था। कैस उसके साथ और बुर्राक कमरे में टहल रहा था। फ़ोन कान से लगा रखा था। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल कान से उतारा और सपाट नज़रों से टांग झिल्लाते शराबी कैफियत में नाखून चबाते कैस को देखा। वो मौके पे ही मर चुका था। टांगों की हरकत दम तोड़ गई। मेहदी के दिल को कुछ हुआ था। लाश बुरी तरह जल गई, यहाँ तक कि शनाख्त जैसी भी नहीं रही। उसकी गाड़ी में हीटर चल रहा था जिसकी वजह से आग लग गई। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह जली हैं क्योंकि उन पर तेज़ाब गिरा था। खबरनामे के अंदाज में कहते वो फ्रिज तक गया। जिस वक्त गाड़ी उल्टी थी उसने बाहर निकलने की कोशिश की और इसी कोशिश में खोली खिड़की से उसका मोबाइल बाहर गिरा और वो आग से महफूज रहा। मोबाइल मेरे आदमी के पास है, उसे डिस्पोज कर दिया गया है।
آخری وقت میں اس نے اپنی بیوی کو لاتعداد کالز کی تھیں۔ میں نے اس کے موبائل کا سارا ڈیٹا محفوظ کروا لیا ہے، شاید ضرورت پڑے۔ ٹھنڈے یک پانی کی بوتل اس نے منہ پہ چڑھا لی اور گٹاگٹ سارا پانی پی گیا، ساتھ ایک دوسری بوتل ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ میں نے CCTV ڈیلیٹ کروا دیا ہے، اینی شاہد صرف ایک تھا جس نے تمہاری گاڑی دیکھی تھی، اس کا منہ بند کروا دیا ہے، نیوز چینل پہ ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دی گئی ہے، اگر 2 دن تک کوئی وارث آ گیا تو ٹھیک ورنہ لاوارث قرار دے کر اسپتال انتظامیہ دفنانے کا بندوبست کر دے گی۔ وہ کیس کے قریب آ کر رکا، ٹھنڈی یک پانی کی بوتل اس کے سر پہ انڈیل دی، پانی اس کے لبوں سے چہرے اور پھر تھوڑی تک پھسلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شرٹ سینے سے بھیگ گئی۔ وہ مر چکا ہے، تم زندہ ہو، کل صبح تم قیصم جاؤ گے اور نارمل رہو گے۔ کیس اٹھ کھڑا ہوا، صوفے پہ پڑا اپنا کوٹ اٹھایا، اس کی آنکھیں اس پل مختلف تھیں۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں ابھی کے ابھی جاؤں گا اور اس لڑکی کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، میں اس کے وارث کو جانتے ہوئے اسے یوں گمنامی نہیں دے سکتا۔ کون لڑکی؟ وہ کس کا شوہر ہے؟ مہدی سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ ابھی کیس کچھ کہتا کہ براق بول پڑا، قیصم کی ورکر ہے کوئی، تم نہیں جانتے، اور فی الحال وہ اتنی اہم ہے بھی نہیں۔ اس نے بات بدل دی، بیڈ کے کونے پہ ٹک کر جوتے کے تسمے باندھتے کیس کو دیکھا، پھر مہدی کو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ مہدی نے چھوٹے چھوٹے قدم کیس کی جانب بڑھائے، وہ بھی بیڈ سے اٹھا تھا۔ مہدی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم میرے ساتھ چلو گے مہدی؟ تم بہت اچھا بولتے ہو، اسے سمجھا دینا کہ میں… مہدی نے اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ پہ واپس بٹھایا۔ میں نے غلطی سے سب کیا ہے مہدی، وہ اپنی سائڈ پہ آتا تو یہ نہ ہوتا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مہدی اب اس کے قدموں کے پاس جھک کر اس کے جوتے اتار رہا تھا۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں، میرے ساتھ چلو، میں سب سچ بتا دوں گا۔ وہ اب دراز سے اس کی نیند کی گولیاں نکال رہا تھا۔ مہدی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ بچوں کی طرح صفائی دینے لگا۔ مہدی نے 2 گولیاں اس کے ہاتھ پہ رکھی، پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ وہ جیسے کچھ سن اور دیکھ نہیں رہا تھا۔ سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے کیس کا ہاتھ اوپر کیا، مجبوراً اسے گولیاں کھانی پڑی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ سب ٹھیک ہے۔ اس نے کیس کے پیر اوپر کر کے بستر پہ رکھے، اس کے سینے میں زور دے کر اسے لٹایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیس کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ لرز رہا تھا۔ مہدی کا دل شل سا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سیاہ آنکھیں اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئیں۔ کئی لمحوں بعد لیمپ کی زرد روشنی میں دیکھو تو وہ آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مہدی یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا، نظریں چراتے ہوئے۔ سب ٹھیک تھا، سب فکس تھا، پرفیکٹ۔ کیا واقعی؟ کچھ چیزیں کبھی فکس نہیں ہو سکتی، جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی، سنبھل نہیں سکتی۔ انسان کچھ چیزوں کے غم سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ آج پہلی بار وہ کیسا مجبوری میں آیا تھا، آج پہلی بار اس کی آنکھیں کام کی وجہ سے سرخ نہ تھیں، اس کے قدم شکستہ تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اسے ہر آہٹ ڈرا دیتی تھی، ہر فون کال سے خوف آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا کہیں چھپ جائے جہاں کسی کو اس کے متعلق نہ پتہ چل سکے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ آفس کے اندر گھٹن بڑھ گئی تو وہ باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں بے اختیار اس کا جی چاہتا کوئی ٹھہر کر اس کا حال پوچھے، کوئی آنکھوں کی سرخی چہرے کے رنج کا استفسار کرے۔ جی کے چاہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈیو کے باہر وہ رک گیا۔ اندر کئی لوگ کام کر رہے تھے، پرنٹ آؤٹس نکلنے کی آواز، کیمرے کی کلکس۔ وہ ان سب کو چھوڑ کے سنگی مجسمے کے عقب میں کھڑی بار بار کسی کو کال ملاتی زینیا کو دیکھے گیا۔ سیاہ رنگ کی سادہ قمیص کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر، سر پہ سیاہ دوپٹہ، کانوں میں چھوٹے ٹاپس اور زینیا حاکم کی آئیکونک کولہا پوری چپل۔ یوں لگا جیسے آج وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ایک الگ سا رنج، الگ سی شرمندگی ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ زینیا کے یہاں اولاد نہ ہونے پہ اس کے سسرال والوں نے اسے طعنے دیتے تھے، اور کیس نے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ زینیا جھنجھلاتے ہوئے کال ملاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ کسے کال کر رہی ہو؟ مبہم سے سوال پہ زینیا نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا، پھر موبائل پہ ویئرڈو نامی شخص کا نمبر۔ کسے کال کر رہی ہو؟ اس نے دہرایا۔ زینیا نے ہونٹ کاٹے۔ کیس نے اسے ایک کام دیا تھا، اسے کرنے کی بجائے وہ یہاں مہدی کو کالز ملا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کال کر رہی ہوں۔ اس نے بات سنبھالی، مگر یہی بات کیس کے دل پہ جمی ہوئی برف کی طرح لگی۔ میری کالز تو فوراً پک کر لیتا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، وہ بے دہانی میں کہہ گئی، اس سے بے خبر کہ کیس کے دل پہ اس کے الفاظ نشتر کی طرح کھپ گئے۔ وہ چند پل عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کال ملاتی زینیا رک گئی، سنہری آنکھیں اٹھا کر سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ کیس جواب دیے بغیر بس اسے دیکھتا رہا۔ آپ ٹھیک ہیں باس؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं? शायद तुम भूल रहे हो, मैं और तुम एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं सकते, कम से कम परेशानी नहीं। कुछ हुआ है? आखिर में उसने ठहर कर पूछा। क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है? जीनिया ने गहरी सांस ली। मुझसे लफाजी नहीं होती सेवरस, अगर मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझसे कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारी मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहता था। वो रुका, होंठ काटे। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? माफ़ कर दूँ? किस लिए? मेरी चाय पे पाबंदी लगाने के लिए? कैश उसे देखता रहा। मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगी, मुझे भी मुर्गियों की तरह 1 रुपया कैश दो। वो हंस पड़ा, बेबसी, थकन भरी मुस्कुराहट। फिर बताओ, 1 रुपये का चेक मिलेगा या कैश? वो फिर से हंस पड़ा था। अब कि ये दिल से बोझ हटने वाली हंसी थी। वो एक कत्ल की गिल्ड में मरते मर्द को दुनिया माफिया से बेखबर करके सारी फिक्रें छोड़ हंसने पे मजबूर कर रही थी। क्या थी वो? तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। किस बात के लिए? कल रात में। कैस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे जीनिया के साथ खड़े देख स्टूडियो के दरवाजे पे खड़ा बुर्राक तेज तेज कदम लिए अंदर आया। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। तुम्हें कोई और काम नहीं है? जाओ यहाँ से, उसने जीनिया को सख्त लहजे में कहा। जीनिया ने कुछ कहने को लब खोले फिर बंद कर दिए। बुर्राक अब कैस को लिए वहाँ से जा रहा था। जीनिया कई पल उसकी पुश्त को तकती रही। क्या हुआ था इसे? समंदर का शहर गवादर हल्की हल्की मीना बरसा रहा था। मौसम सर्द सा हो गया था। बशर की छोटी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। गाड़ी की फ्रंट सीट से गर्दन मोड़कर उसने पीछे बैठी 2 लड़कियों को देखा। तुम दोनों यहाँ से अंदर जाओ, फैमिली हॉल में जाकर बैठो, मैं गाड़ी साइड पे करके आता हूँ। और ख़बरदार जो कोई फजूल हरकत की हो। हम दो हम 2 बार पहले भी आ चुके हैं, तब तो तुमने कोई नसीहत नहीं की थी। कूंज चमक कर बोली। बशर ने उन्हें जताती नज़रों से देखा। क्योंकि तब तो हमारे साथ जैनी भी आई थी, कम अज़ कम उस पर भरोसा है मुझे, तुम दोनों से ज़्यादा। वो गाड़ी से उतर आया। कूंज और उरूज अपनी सिपकी पे खून के घूंट पीते नीचे उतर आईं। बशर ने आगे बढ़कर शीशे का दरवाज़ा खोला और उन दोनों को अंदर भेजा। फर्शी निशिस्तों वाला रेस्टोरेंट इंतहाई नफासा से सेट था। एक बड़े से हॉल में चारों तरफ गांव तक की और उनके दरमियान एक ज़मीन की तरफ झुकी हुई मेज़ रखी थी। एक मेज़ से दूसरे के दरमियान जालीदार पर्दा था। उरूज और कूंज भी ऐसी ही एक मेज़ के गिर्द आकर बैठी। बशर भी सामने से आता दिखाई दिया। उसे देख उरूज फौरन अपनी जगह से उठकर गई थी। हॉल की दीवार गिर खिड़कियों के पार से समंदर का अच्छा नज़ारा आता था। बशर के साथ उसे चंद तस्वीर ज़रूर लेनी चाहिए थी। इसी पल जाली पर्दे से आती एक आवाज़ पे कूंज मुंजमद हो गई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। ये फरीहा की आवाज़ थी। कूंज इस आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकती थी, मगर वो इस आवाज़ से मुंजमद नहीं हुई थी। उसके दिल को बर्फ़ करने वाले जुमले कोई और थे। ये क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं? रोते हुए तुम किसी के दिल तोड़ देती हो। ये बाहरी लहजा, ये दिल फरेबी, ये रम्ज़। कूंज हाकिम सारी ज़िंदगी इस लहजे को नहीं भूल सकती थी। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? छोड़ो मेरा हाथ। शायद वो लड़की अपना हाथ छुड़वा रही थी। कूंज को अपने तमाम आज़ा सुन होते महसूस हुए। तुम कूंज को छोड़ दो प्लीज़, अब इस खेल को ख़त्म करो। मैं अब दिल बड़ा नहीं कर सकती, अब ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ इसे ख़त्म करो। वो फूट फूट कर रो रही थी। मुझे नहीं गिराना उसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस उसे छोड़ दो प्लीज़, उसे छोड़ दो। तुम परस्तिश के लिए बनाई गई हो, कोई तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मैं उसे छोड़ दूंगा। सी आंखों वाली लड़की की सारी दुनिया बर्फ़ हो गई, ठंडी, यख बेजान। बल्कि छोड़ने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। मैंने उसे तो कभी अपनाया ही नहीं था। ये तुम्हारी ज़िद थी फरीहा। तुम उसे गिराना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लगा था वो पारसाई का ढोंग करती है। इस सारे मैस में मुझे फंसाने वाली तुम थी। अब तुम यूं सब कुछ मुझ पे नहीं उलट सकती। वो खफा हुआ था। लड़की शर्मसार मगर कूंज हाकिम सुन थी। शल साकिन। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। सारी पारसाई देख तो ली है उसकी, अब क्या देखना है? जो लड़की चंद माह पहले तक मुझे दर्द देती थी, वो रात को एक नामहरम से कॉल और चैट पे किसी किस्म की फहाश गुफ्तगू करती है, वो मैं देख और सुन चुकी हूँ। उसके लहजे में तनफ़ुर था। अच्छा बस कर दो, ये हमारा वक्त है, हम एक थर्ड पर्सन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लड़का एक बार फिर खफा हुआ था। कूंज हाकिम के मुंह पे जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया था। कूंज, तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि अब मुझे सारी दुनिया थर्ड पर्सन लगती है। तुम्हारा काम, पढ़ाई, मशगले, क्या तुम इन सब को छोड़कर सिर्फ मेरी नहीं हो सकती? फरीहा की तरफ से चंद पल खामोशी रही। इसी लम्हे बशर भी उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। कूंज अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो ना? चंद लम्हे बाद फरीहा की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी।
मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है कूंज, मेरे लिए तुम सांस लेने की वजह हो, मुझे अजानों की कसम है, मेरे दिल के सारे जज्बे बस तुम्हारे लिए हैं। मोहब्बत एक लफ्ज़ है, इश्क एक एहसास, मुझे तुम्हारी मौजूदगी से इश्क है फरीहा, क्या तुम मुझ पे शक है? ये लफ्ज़ नरी मौत थे। कूंज हाकिम के लिए सारी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, उसकी आंखें बह रही थी, उसके हलक से कोई आवाज़ ना निकली। अगले कई पल स्लो मोशन में गुजरे। बशर उसे लिए परेशान सा बाहर जा रहा था। कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर उन्हें देखा था। उसे डॉक्टर के पास ले गया। कूंज को लोगों के होंठ हिलते महसूस हुए, आवाज़ें ना प्रोसेस हो सकीं। इन्हें पैनिक अटैक हुआ है, डॉक्टर बशर से कह रहे थे, और वो परेशानी से अपनी छोटी बहन को तक रहा था। कूंज उसे देख भी ना सकी। उसे घर लाया गया। अब्बा अम्मा बेतनहा परेशान थे, हर कोई फिक्रमंद हो गया था। कूंज बस रोए जाती थी, लबों से कुछ कहे बगैर बस वो रोए ही जाती थी। पलंग पर उसके करीब बैठी दादी ने उसे खुद से लिपटा लिया। चंद पल वो उसका सर थपकती रहीं। एकदम कूंज ने चेहरा बाहर निकालकर अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा था। कई घंटों से मुकफल लब खोले और चंद अल्फाज उसके मुंह से निकले। शहरबानों को भेड़िया खा गया था ना दादी? उम्र रसीदा औरत जहाँ थी वहीं थम गई। बूढ़ी ज़माना शनास आंखें साकित हो गई। शहरबानों का हुस्न नोच लिया ना दादी? वो अपनी बहन के बेटे से नहीं मिल सकी थी ना? वो कहानी झूठी थी ना दादी? ज़ईफ़ हाथों ने उसका सर थपका और उसे दोबारा अपने सीने में भेंच लिया। आंखों के रंज का हाल, कलम को लिखने की ताब नहीं। बाकी सबको बाहर जाने का कहा। सी आंखों वाली लड़की दादी के सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। दिल का कोना कोना सुलग रहा था। ऐसी तकलीफ थी कि अलामान जिंदगी ने उसे ऐसा तजुर्बा दे ही दिया था कि वो कहानियों का अंत बोझने लग गई थी। क्या जिंदगी तुम्हारे साथ कभी इतनी जालिम हुई है? 3 दिन 3 रातें बाद नमल यूनिवर्सिटी में आज जीनिया हाकिम का आखिरी दिन था। शौक के लिए लिया गया सब्जेक्ट आज अपने इख्तिताम को पहुंचा था। वो ज़्यादा दिन आ ना सकी थी, ज़्यादा क्लासेस ना ले सकी थी, मगर फिर भी आज जब उसका कोर्स ख़त्म होना था तो किसी तरह से वक्त निकाल कर वो चली आई। यूं भी कैसा में उसका काम अब बहुत कम हो गया था। बस अब दिन के 2 घंटों का काम था और जीनिया आज़ाद। घास के कतरे पे एक कोने वाली जगह पे वो यूनिवर्सिटी की तस्वीर उतार रही थी जब अकब से कोई उसके साथ आकर खड़ा हुआ। पहलू में मेरे जैसा हैंडसम मर्द खड़ा है, फिर भी इस बेजान इमारत की तस्वीर उतार रही हो? सैड वो तासुफ से बोला। जीनिया मुड़ी नहीं, वो फोकस थी। जानती हो, मेरी ख्वाहिश है किसी दिन मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुम्हारा कैमरा तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए, लेकिन तुम हमेशा अलर्ट रहती हो। वो जीनिया के कंधे के आगे से इमारत देखने लगा। आपने मेरे कैमरे के लिए इतना बुरा क्यों सोचा है? उसने क्लिक्स लेकर कैमरा नीचे किया। मेहदी फौरन से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखो। मुझे देखकर तुम्हारे हाथों से कैमरा गिर जाना, फिर मेरा तुम्हें कैमरा उठा कर देना, कितना खूबसूरत मंजर होगा ना? अच्छा, एक तस्वीर तो बना दे सरकार। आखिर में वो ज़रा लजाजत से बोला। सुना था आप बहुत मशहूर हैं, लेकिन आपकी हर वक्त हर जगह मौजूदगी कोई और दास्तान कहती है। उसने कैमरा आँख के आगे किया। मेहदी मुस्कुराया। अकब में खड़ी इमारत भी मुस्कुराई। मुझे 10 फ़ोन कॉल्स करके बुलाया गया है ताकि मेरी एक तस्वीर बन सके, तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के साथ, और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो। जीनिया तस्वीर के बजाय उसकी वीडियो बनाने लग गई थी। हाथ उठा उठाकर बोलते वो अच्छा लग रहा था। ये जीनिया ने आज ही नोटिस किया था। लकी यू, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी कॉल्स कर रही है। सब कुछ है आपके पास। वो जानबूझकर उसे बोलने पर उकसा रही थी। एक लम्हे को मेहदी का चेहरा बुझ सा गया था। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं, साइकेट्रिस्ट बनना चाहता था, मगर मैं इतना ज़हीन नहीं था। 2 बार फेल हो गया और बस। उसने हाथ उठाकर जीनिया को मज़ीद तस्वीर लेने से रोका। वो भी कैमरा उतार चुकी थी। अच्छा सुनो, यकदम वो इश्तियाक से कहता आगे आया। कल रात मैंने एक रील देखी है, उसमें लॉग कहानियों का जिक्र था। तुम उन पर यकीन रखती हो या फिर तुम्हें उनके बारे में कोई इल्म है? मुझे कुछ तफसील चाहिए। किस कहानी के बारे में जानना है आपको? वो घास के कतरे बैठी कैमरा बैग में रख रही थी। मेहदी उसके साथ आन बैठा। ससी पिनल, सुना है ससी बहुत बेवकूफ़ थी, वो लापरवाही से बोला। फिर जीनिया के सख्त तासुरात देख रुक गया। ससी बेवकूफ़ नहीं थी। ओके ओके, उसने मसालियत जो अंदाज में हाथ उठा लिए। चलो फिर चाय और मकई के साथ ससी पिनों की दास्तान सुने। वो उठा, जीनिया के आगे हाथ फैलाया, फिर फ़ौरन से पीछे कर लिया। ज़्यादा फ्री नहीं होना। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। सामने मेज़ पे चाय कप, भाप उड़ाते कप और भुट्टे जिन्हें मेहदी छील रहा था। ससी एक हिंदू खानदान में पैदा हुई थी, सुरमई स्वेटर वाली लड़की कह रही थी। हिंदुओं में नजूमियों और कुंडली पे यकीन रखा जाता था। ससी की पैदाइश के वक्त जब उसकी कुंडली निकाली गई तो उसमें खोट था।
नजूमियों से पूछा गया तो पता चला कि ससी बड़ी होकर एक मुसलमान से शादी करेगी। अब उसके माँ बाप बेइंतहा परेशान हो बैठे। मुतवक्का जिल्लत के खौफ से उन्होंने उस नौज़ायदा बच्ची को एक संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया। मेहदी बड़े ही गौर से उसे सुन रहा था, साथ साथ मकई के दानों पर लीमू का रस छिड़क रहा था। भंबूर सिंध का एक शहर है जहाँ दरिया किनारे एक धोबी खानदान रहता था। तैरते संदूक से जब एक सेहतमंद बच्ची मिली तो धोबियों के खानदान के एक बेऔलाद जोड़े ने उसे गोद ले लिया। ससी उन्हीं के साथ बड़ी हुई। पिन्हों के ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके कीच मकरान से था। ससी की पिन्हों से वाकफियत मोहब्बत का एक लंबा किस्सा है, उसे छोड़कर मैं आपको क्लाइमेक्स बताती हूँ। ससी और पिन्हो शादी करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे थे। उनकी मोहब्बत लाजवाल थी। मेहदी ने मकई के दाने उसके आगे किए, साथ चाय का कप भी। अपने चाय का कप भी उठा लिया। पिन्हो के बाप के कई बेटे थे मगर उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत पिन्हल से थी। जब वो कीच मकरान छोड़ ससी के इश्क में उसी के इलाके का हो रहा तो उसके बाप ने रो रो कर अपनी बिनाई ख़त्म कर दी। बाकी भाइयों से अपने बाप की ये हालत देखी ना गई। उन्होंने पिन्हो को वापस लाने का फ़ैसला किया। जब वो लोग पिन्हो को घर पहुंचे तो उन्होंने ससी का हुस्न देखा। पिन्हल का असीर होना बनता था। उसके भाई चंद दिन वहाँ रहे, हर तरह से पिन्हल को वापस ले जाने की कोशिश की मगर वो ना माना। मजबूरन उसके भाइयों ने रात के वक्त पिन्हल को नशा आवर अदवियात खिलाई और रातों रात उसे अपने साथ लिए कीच मकरान की तरफ कूच कर गए। बोलते बोलते वो रुकी, मकई के चंद दाने मुँह में रखे, जबान में जायका सा घुल गया, साथ साथ हल्के हल्के से मिर्च थे। मेहदी ने मुस्कुराते उसे चाय का कप थमाया। जीनिया ने फौरन घूंट भरा। जायका अजीब सा मगर अच्छा सा हो गया। मिर्चें हैं? उसकी आंखों में भरते पानी को देखकर पूछने लगा। जीनिया ने गर्दन कड़ाई। नहीं, ठीक है, मुझे तो सही लगा। साथ आंखें साफ की। मेहदी मुस्कुरा दिया, कहा कुछ नहीं, बस खामोशी से पानी उसकी तरफ बढ़ाया। ससी जब सुबह उठी तो उसके लिए दुनिया यहाँ से वहाँ हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी हवेली में मौजूद पिन्हल की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो दीवाना सा हो गया। उठते बैठते ससी का नाम लेता। भाई, माँ बाप, उसे कोई याद न रहा। कोई बात करता, हाल पूछता, कोसता, उसे कोई परवाह ना थी। वो हर एक से पूछता, ससी हो? आसपास लोगों का रश बढ़ रहा था। पब्लिक स्पीकर के साथ तस्वीर की चाह बैठे लोग हसरत से जीनिया को देख रहे थे। पिन्हल की उस हालत से तंग आकर उसके बाप ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि इसे वापस ससी के पास छोड़ा जाए। दूसरी तरफ ससी भी पिन्हल को ढूंढने की खातिर सहराओं की खाक छानने निकल पड़ी थी। किस्सा मुख्तसर करें तो एक दिन बिलाखिर ससी और पिन्हो के रास्ते टकराए। मेहदी की आंखों में दिलचस्पी दर आई। उसने चाय का कप नीचे रखा और पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। एक छोटा सा काफिला था और एक तरफ अकेली ससी और बीच में पानी का छोटा सा तालाब। रात का दूसरा पहर था। थकी हारी ससी को तालाब से पानी पीते हुए वो काफिला दिखा मगर साथ साथ उसे वो तालाब रात के अंधेरे में पूरी नहर लगा था। सहरा इल्यूजन दिखाता है। ससी ने भी देखा। तालाब में गिरकर मरने की बजाय उसने सुबह का इंतजार करना मुनासिब समझा। ससी जागती रही मगर रात के आखिरी पहर उसकी आंख लग गई और काफिला सुबह होते ही कूच करके दूर चला गया। ससी कितनी बेवकूफ़ थी, यकदम मेहदी तेज़ लहजे में बोला। बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता चल सका। ससी बेवकूफ़ नहीं थी, वो एक एक लफ्ज़ जोर देकर बोली। उसे पिन्हू के इश्क ने इल्यूजनिस्ट कर दिया था। उसे लगा था उसे पिन्हल तक पहुंचने के लिए कई बड़ी बड़ी बलाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे कई किस्म की सख्तियों और तकालीफ झेलनी पड़ेंगी। ये सफ़र उसके लिए बला था। ससी ने कई बार खुद को बड़ी बड़ी मुश्किलात में तसव्वुर कर लिया था। उसने तस्वीर की दुनिया में कई बार पिन्हल के लिए खुद को हर खतरे से लड़ते देखा था। फिर यूँ अचानक कितनी आसानी से पिन्हल उसके सामने आ जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक पल के लिए मेहदी बिल्कुल लाजवाब सा हो गया। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बलाएं तसव्वुर कर रखी हैं। कुछ इंसान सारी ज़िंदगी उन्हें बस तसव्वुर करते रहते हैं और कुछ उनका सामना कर लेते हैं और सामना करने से पता है क्या होता है, वो राजदारी से आगे को हुई। बलाएं बरम निकलती हैं। मेहदी ने जुमला पूरा किया। मुझे लगता था अगर किसी रोज़ किसी ने मुझसे पूछा कि तुम खुद को माफ़ क्यों नहीं करते मेहदी, मैं तो उस रोज़ मर जाऊंगा, जैसे किसी बला के चुंगल में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, ऐलान करते हुए वो पीछे हटी। मेहदी ने गर्दन इस्बात में हिला दी। सही कहा, कुछ कफ जल्दी नहीं टूटते हैं, कुछ माफ़ियाँ फ़ौरन नहीं मिल जाया करती, कुछ बलाएं यूं ही नहीं टल जाती। प्रोसेस ज़रूरी होता है। एक वक्त के बाद इंसान को पता चल जाता है असल बला वो खुद है। मगर कई बार बलाएं अपनी ही ताकत से नावाकिफ़ होती हैं। आप अपनी ताकत नहीं जानते? मेहदी ने कंधे उचकाए। दूसरों को अपनी ताकत बताना भी कमज़ोरी होता है।
آ گیا وہ اپنی مین کمبیر والی عادت پہ۔ بائی دا وے تمہاری بھی کوئی بلا ہے؟ یکدم اشتیاق سے پوچھا۔ زینہ کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں تبدیل ہوئے۔ عبداللہ کو کی گئی فون کالز، اس کا انکار، اس کا ابا کو رلانا، ایک پل میں سب یاد آیا۔ میرے تصور میں جو بلا ہے وہ صرف تصور نہیں، حقیقی بلا ہے۔ مہدی نے مزید پوچھنا چاہا مگر رک گیا، اس کے تاثرات اجازت نہیں دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ زینہ وہیں بیٹھی رہی۔ عبداللہ کا ذکر اب اسے ڈسٹرب کر دیتا تھا۔